नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। एक आतंकवादी दोपहर में श्रीनगर की एक व्यस्त सड़क पर आता है और सिर्फ 28 साल के एक युवा सब इंस्पेक्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है, वो भी पीठ पर। इस घटना के वीडियो ने देश के तमाम लोगों को झकझोर कर रख दिया और आतंकियों की कायरता के सीसीटीवी सबूत दे दिए। आमतौर पर ऐसी खबरें हेडलाइन बनकर आंखों के सामने से गुजर जाती हैं, लेकिन हेडलाइन के पार जाकर पुलिसकर्मी के परिवार तक पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक आतंकवादी हमला कैसे परिवार को अंदर ही अंदर तोड़कर रख देता है और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना कितना जरूरी है। इसके बाद आपको अफगानिस्तान के नए तालिबानी सिलेबस और वहां की चुटकुले जैसी शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे। अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री के अनुसार ऐसे विषय जो शरिया कानून के खिलाफ होंगे उन्हें सिलेबस से हटा दिया जाएगा। तालिबान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसे क्लास में लड़के लड़कियों का साथ बैठना कबूल नहीं है। यह खबर विश्लेषण की मांग करती है। इसके अलावा तालिबान के प्रमुख आतंकियों में से एक मुल्ला बरादर ने अपनी मौत की अफवाह को खारिज करने के लिए ऑडियो टेप जारी किया है। दूसरी तरफ तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर में जंग लड़ रहे अमरुल्ला सालेह के घर से $6.5 मिलियन यानी करीब 48 करोड़ रुपए और 18 सोने की ईंटें जब्त की गई हैं। यानी तालिबान एक्शन मोड में है जबकि दुनिया रिएक्शन मोड में है। इसीलिए मध्य एशिया में अफगानिस्तान के पड़ोसी तालिबान की हरकतों को देखते हुए बाकायदा मिलजुल कर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ये देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और रूस। आप ये भी कह सकते हैं कि तालिबान से निपटने के लिए 3 देश रूस की मदद से युद्ध का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को विस्तार से देखिएगा और इसके बाद विश्लेषण की दिशा को राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ेंगे और आपको गुजरात और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया वोट गणित समझाएंगे। यूपी की राजनीति में अब्बा जान शब्द आज ट्रेंड कर रहा है। इस शब्द को वोटों वाले लेंस से देखना होगा। इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि बीजेपी ने पिछले 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, इसके पीछे की राजनीति क्या है, खासतौर पर गुजरात में नए मुख्यमंत्री का दांव अचानक क्यों खेला गया। खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसके बारे में जिसने भी सुना और जिसने भी वीडियो देखा वो इमोशनल हो गया। इस खबर से जुड़े जो वीडियो हमारे पास आए हैं उनमें आक्रोश की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में एक युवा पुलिस अफसर की हत्या पर आम लोग अपना दुख जता रहे हैं। इन तस्वीरों में लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशीद अशरफ मीर को विदाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दर्द है, अपने अजीज को खोने के बाद की चीखें हैं, आतंकियों की कायरता के खिलाफ गुस्सा है। सब इंस्पेक्टर अरशीद अशरफ मीर को हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल किया गया था और वो सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपने प्रोबेशन पीरियड में थे। उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। इतनी कम उम्र में इस तरह आतंकी हमले में जीवन की रेखा का मिट जाना ऐसा है जैसे एक देशभक्त युवा के सपनों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया गया हो। किसी आतंकवादी के वार से जब किसी अपने की सांसें रुकती हैं तो ऐसा ही गहरा दर्द और शोक होता है। अरशीद अशरफ मीर अभी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उनके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन आतंकवाद और कट्टरपंथ ने उनकी जीवन रेखा मिटा दी। इस बात का अफसोस तो रहेगा। सब इंस्पेक्टर मीर पर हुए जानलेवा हमले का सीसीटीवी वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। इस सीसीटीवी वीडियो को जिसने भी देखा उसे झटका लगा और अफसोस हुआ। यह रविवार की दोपहर का वीडियो है और इसमें आतंकियों की कायरता के लाइव सबूत हैं। श्रीनगर में इस युवा पुलिस अफसर को एक आतंकी ने घात लगाकर गोली मारी, यानी एकदम नजदीक से आकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से पीठ पर गोलियां दाग दी। यह जानलेवा हमला चलती फिरती सड़क पर किया गया। जिस आतंकी ने गोली चलाई वो सीसीटीवी वीडियो में भागता हुआ भी दिख रहा है। गोली चलने के बाद लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। घायल पुलिस अफसर को वहीं मौजूद 2 लोगों ने इलाज के लिए ले जाने की कोशिश की, लेकिन घाव गंभीर थे। घाव इतने गंभीर थे कि बाद में पुलिस अफसर की मृत्यु हो गई। यह पूरा वाकया श्रीनगर के खानियार इलाके में दोपहर 1:35 पर हुआ था। 42 सेकंड का यह वीडियो बताता है कि आतंकी कितने कायर होते हैं, साथ ही इन्हें ठिकाने लगाना और इन्हें इनकी असली जगह पर पहुंचाना कितना जरूरी है। इस घटना से स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है। घटना के बाद शहीद सब इंस्पेक्टर अरशीद अशरफ मीर के घर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और उनके जनाजे में भी सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। लोग इतने दुखी थे कि माहौल में चीखें, रोने की आवाजें गूंज रही थी। किसी घर का बेटा जब इस तरह अचानक दुनिया से चला जाता है तो उस परिवार का दुख जो होता है वो पहाड़ से भी ऊंचा हो जाता है। परिवार के लोगों के लिए, खासतौर पर मां के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो को रोककर जब तस्वीरों के एक एक फ्रेम को देखेंगे तो महसूस कर पाएंगे कि अरशीद अशरफ मीर की मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी।
कश्मीर में लोग आक्रोशित हैं तो जम्मू में भी डोगरा फ्रंट ने इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान पाकिस्तान अरशद मीर अरशद मीर अरशद मीर अरशद मीर पाकिस्तान पाकिस्तान। He was immediately evacuated to hospital. Unfortunately, he succumbed to his injuries. It's a very tragic loss for us, tragic loss for the family, and we express our condolences. The perpetrators of crime involved in this case have been identified and they'll be brought to justice. इस घटना में एक बार फिर वही संकेत है कि आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। मकसद इंसानियत का खून करना है। धर्म के चश्मे से इन्हें नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये धर्म का फिल्टर लगाकर दहशत नहीं फैलाते। इन्हें ऑल आउट करना देश की और खास तौर पर कश्मीर की शांति के लिए बहुत जरूरी है। यहां ऑल आउट का जिक्र आया तो ऑपरेशन ऑल आउट के असर को भी एक नजर देख लीजिए। वैसे आतंकी हिंसा की घटनाओं को देखें तो 2019 में ऐसी 594 घटनाएं हुई थी, जबकि 2020 में इनकी संख्या 244 हो गई। इसके साथ ही जान माल के नुकसान में कमी आई। स्पेशल फोर्सेस के जवानों की शहादत के मामले 29% कम हुए, जबकि आम नागरिकों की मौत के मामले 14.2% कम हुए। 2019 में पत्थरबाजी की 2009 घटनाएं हुई, जबकि 2020 में 327 घटनाएं हुई और 2019 में 157 आतंकी मारे गए थे, जबकि 2020 में 221 आतंकी ठिकाने लगाए गए। यानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट का असर हुआ है और अब आतंकवादी इसकी खींच निकाल रहे हैं। भारत में आतंकियों को ऑल आउट करने का कार्यक्रम जारी है, लेकिन अब विश्लेषण की दिशा को कट्टरपंथी आतंकियों की दूसरी लोकेशन की तरफ मोड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान की, जिसका भविष्य कितना भयानक होने वाला है इसकी झलक अभी से दिखने लगी। तालिबानी आतंकी ये नहीं जानते कि शिक्षा का सही अर्थ क्या होता है। तालिबान शिक्षा व्यवस्था को शरीयत के खूंटे से बांध कर रखना चाहता है, यानी जो शरीयत के खिलाफ होगा वो सिलेबस से साफ होगा। तालिबान अफगानी शिक्षा नीति को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है, ये देखिए। मुल्क अफगानिस्तान د वड़ांदे په نسبت باندې غني تحصیلي ادارې لري। मिलिए तालिबान के नए नवेले उच्च शिक्षा मंत्री से। इन पर जिम्मा है अपने मुल्क में ज्ञान की रोशनी फैलाने का। इनके कंधों पर बोझ है 4 करोड़ की आबादी वाले एक देश में इतना दम भरने का कि वो दुनिया के सामने फक्र से सिर उठाकर खड़ा हो सके, डंके की चोट पर कह सके कि उसके पास तरक्की करने का हुनर और हक दोनों है। लेकिन यहाँ तो कुएं में ही भंग पड़ी है, सोच शरीयत से आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। अगर वास्तव में जरूरत पड़ी तो पुरुष भी शरिया के मुताबिक महिलाओं को पढ़ा सकते हैं। महिला छात्र को बुर्के में रहना होगा। क्लास में एक पर्दे की जरूरत है ताकि टीचर छात्रों को पढ़ा सके और कुछ सुविधाओं जैसे टीवी और दूसरे आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से पढ़ा सके। यही तो तालिबान है, मानवीयता को मजहब के खूंटे में बांधने वाली सोच। शिक्षा, संस्कृति, तरक्की, सबको धर्म के अंधे कुएं में ढकेलने वाली सोच। अब इस आदिम सोच का शिकार अफगानिस्तान को होना पड़ रहा है। तालिबान की नई सरकार ने इस्लाम के नाम पर गुलाम तैयार करने वाली शिक्षा नीति तैयार कर ली है। इस नीति की कुछ बड़ी बातें आप भी जान लीजिए। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम पूरी तरह बदले जाएंगे। शरीयत के खिलाफ जाने वाले विषय हटाए जाएंगे। पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव शरीयत आधारित होंगे। लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर नहीं पढ़ेंगे। लड़के और लड़कियों की अलग यूनिवर्सिटी होगी। यूनिवर्सिटी एक हुई तो टाइमिंग अलग अलग होगी। टाइमिंग एक हुई तो एक ही क्लास में दोनों के बीच पर्देदारी होगी। लड़कियों के लिए हिजाब सबसे पहली शर्त होगी। लड़कियों की क्लास में पुरुष शिक्षक हुए तो वहाँ भी पर्दा होगा। पढ़ने के लिए विदेश जाने की छूट तो होगी, लेकिन सशर्त। यौ पन्तोन दा ظرفیت ولري چې जुदा जुदा तामीरों ولري। लड़के लड़कियां अलग अलग क्लास में पढ़ाई करें। अलकान په یو ځای کې او انجونی په بل ځای کې।
अगर क्लास में कम लड़कियां हैं तो लड़के लड़कियों के बीच में पर्दा हो। په یو وخت کې هلکان راشي او په بل وخت کې نجونې دا راشي. यानी यूनिवर्सिटी ऑफ तालिबान की नजर में सच वही जो शरीयत बताए। विज्ञान झूठा, गणित झूठा, मनोविज्ञान झूठा, फिलॉसफी झूठी, इतिहास, भूगोल, साहित्य सब झूठा, सिर्फ शरीयत पक्का और सच्चा। ज्ञान विज्ञान को अपमान और मुल्ला मौलवी को महान बनाने वाली सोच को साकार करने में लगा है तालिबान। ولې د دین په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه. पीएचडी की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो, जिस तालिबान की सत्ता है उसके पास पीएचडी की कोई डिग्री नहीं है, मास्टर्स और उच्च स्कूली शिक्षा की डिग्री भी नहीं है। څومره ډېری ډیګریاني هغوی ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه. तो तालिबान ने साफ कर दिया है कि उसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, अफसर कुछ नहीं चाहिए, उसे मुल्ला मौलवी चाहिए। और इसी हिसाब से वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिजाइनिंग कर रहा है। उसी हिसाब से वो हायर एजुकेशन की पॉलिसी तैयार कर रहा है। वो अफगानिस्तान के शिक्षा तंत्र को ऐसे हब में तब्दील कर देना चाहता है जो महिलाओं को खरबूज समझने वाली सोच का प्रोडक्शन हाउस बन जाए। خربزه که چاق شده او رو میخریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم میگیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه که چاق شده او رو میخریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم میگیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा किए 1 महीना नहीं हुआ है। शुरुआत में उसने महिला अधिकार, महिला शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उसकी नीतियां बता रही हैं कि असल में कुछ भी नहीं बदला है। आज तक जो तालिबान जैसे आतंकी संगठन का पूरा कारोबार ही प्रोपेगेंडा पर चलता है। ऐसे संगठन मजहब का डर दिखाते हैं, मजहब को हथियार बनाते हैं और दहशत फैलाकर दबदबा बनाते हैं। कभी कभी उसे अपने ही प्रचार तंत्र का शिकार भी होना पड़ता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले तालिबान के गुटों में गद्दी के लिए लड़ने की खबर आई। यह भी कहा गया कि इस लड़ाई में अब्दुल गनी बरादर को गोली लग गई और वो मारा गया। अब बरादर ने ऑडियो टेप जारी किया है और दावा किया है कि वो जिंदा है। تاسو ښه سره نو دغه پر رسنیو په مطبوعاتو کې خبره پورته کېږي. زه په دغه شپو کې په سفر وتلی وم نو بلې خوا چې تللی وم الحمدلله ټول ملګري مو جوړ روغ تیار ته کړی. بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثر وخت دغه چې بیا دا تبلیغات او شرموونکي دروغ وایي نو د دغه په باب باندې بس خپله په جرأت سره دا خبره رد کړه. کم خبره نشته نه کوم مشکل شته الحمدلله. بس سل په سل کې اطمینان درکو. الله مو وساته، دعاګانې کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 अगस्त को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान किया था। तब से अब तक करीब 1 महीने बाद अफगानिस्तान में पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन आज काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस फ्लाइट में सिर्फ 10 यात्री सवार थे, यानी स्टाफ की संख्या यात्रियों की संख्या से ज्यादा थी। अब किसी लोकतंत्र का विनाश होता है और कट्टरपंथी सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो वहां एयरपोर्ट की तस्वीरों की तुलना करके बहुत कुछ जाना और समझा जा सकता है। याद कीजिए उन तस्वीरों को जब अफगानिस्तान से लोग किसी भी कीमत पर निकल जाना चाहते थे। सैकड़ों लोग रनवे पर रेस्क्यू प्लेन के पीछे दौड़ रहे थे और अब महीने भर बाद कमर्शियल फ्लाइट आ रही है तो सिर्फ 10 लोगों को लेकर। अफगानिस्तान से लोग किसी तरह पीछा छुड़ा कर जाना चाहते हैं और पत्रकारों सहित कुछ गिने चुने लोग हैं जो वहां जा रहे हैं। हालांकि आतंकवादियों पर कोई प्रेशर नहीं है, वो आराम से अफगानिस्तान आ जा रहे हैं। तालिबान का विस्तार पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और उन देशों के लिए तो खास तौर पर जो कि अफगानिस्तान के पड़ोसी। अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद यह खतरा और बढ़ गया है क्योंकि इस क्षेत्र का पूरा शक्ति संतुलन चरमरा गया है। ऐसे में सतर्कता जरूरी है। रूस और उसके पड़ोसी 3 देशों ने सतर्कता प्लान के तहत साझा युद्धाभ्यास किया है जिसका सीधा मकसद तालिबान के खतरे के प्रति तैयार रहना है। ये तालिबान के खिलाफ वो काउंटर प्लान है जो जरूरत पड़ने पर उसकी कमर तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। चार देश साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं क्योंकि दुश्मन भी साझा है जिसका नाम तालिबान है।
अफगानिस्तान में तालिबान राज आने से पड़ोसी देश सकते में हैं। डर रहे हैं कि तालिबान नाम की मुसीबत कभी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। ये तैयारी उसी खतरे से निपटने की है। इस जॉइंट ऑपरेशन में अफगानिस्तान के 4 पड़ोसी देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। इनमें से ताजिकिस्तान सीधे सीधे अफगानिस्तान से जुड़ा है। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर पड़ता है। ये बॉर्डर तकरीबन 1200 किलोमीटर का है। अफगानिस्तान के बदख्शां, ताखुर, कुंदूज और बाल्ख राज्य इसकी सीमा से लगते हैं। ताजिकिस्तान वैसे तो मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ का सिस्टम सेकुलर है, इसलिए तालिबान से सबसे ज्यादा खतरा उसे ही लग रहा है। Мне довелось не так давно быть на границе между Афганистаном. हम जानते हैं कि हमारे देशों और अफगानिस्तान के बीच की सीमा पर संकट है और अफगानिस्तान के हालात अभी स्थिर नहीं हैं। Быть готовы к любому развитию обстановки. CSATO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश सुरक्षा की वो दीवार खड़ी करने में लगे हैं जो तालिबान के एक्सपेंशन प्लान को रोक सके। इसलिए इस अभ्यास में रूस भी शामिल है, जो कि अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने से खुश तो है, लेकिन सतर्क भी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। रूस अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से लगातार बातचीत कर रहा है और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान से बेहतर रिश्ते भी गांठ रहा है, लेकिन उसे भी ये डर सता रहा है कहीं अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात आतंक का अड्डाना बन जाए। इसलिए इस सैन्य अभ्यास की कमान भी उसी ने संभाली। अफगान सीमा के करीब रूस इस महीने 3 ऐसे ही सैन्य अभ्यास कर रहा है। अगले महीने यही 4 देश अपने रण कौशल को एक बार फिर से परखेंगे, जब इनकी सेनाएं एक रूसी सैन्य ठिकाने पर मिलेंगी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शाइगू ने पिछले हफ्ते मॉस्को में ऐसे ही युद्ध अभ्यास का जिक्र किया था और कहा था कि क्षेत्रीय सुरक्षा इस वक्त जोखिम में है। वही चिंता इस अभ्यास में भी नजर आई। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अभी 6 महीने दूर है, लेकिन वहां की राजनीति का तीखापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान से बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ क्यों बार बार अब्बा जान शब्द के बहाने विपक्षी दलों को घेर रहे हैं, इसे खबरदार के लेंस से हमने समझने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को समझने के लिए हमने बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन और उसे मिले वोटों को देखा। लोक नीति CSDS के सर्वे के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल हिंदू वोट का 36% बीजेपी को मिला, जो 2019 के चुनाव में बढ़कर 44% हुआ। 2014 में 47% सवर्ण हिंदू बीजेपी के साथ थे, जिसका ग्राफ 2019 में बढ़कर 52% हो गया। हिंदू ओबीसी के 34% वोट बीजेपी को 2014 में हासिल हुए, जबकि 2019 में उसे हिंदू ओबीसी के 44% वोट मिले। 24% हिंदू दलितों ने 2014 में बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2019 में बीजेपी को 34% वोट हिंदू दलितों के मिले। 2014 में 37% हिंदू आदिवासियों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2019 में इनकी संख्या 44% हो गई। यानी बीजेपी का हिंदू वोट बेस हिंदुओं की हर एक सब कैटेगरी में साफ तौर पर बढ़ा। हिंदू हित की बात करने वाली बीजेपी के लिए यह बड़ी कामयाबी है। वहीं जरा यूपी विधानसभा के आंकड़ों के जरिए यूपी की राजनीति के एक बदलाव को समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। 2017 के यूपी चुनाव में 14 मुस्लिम जीते थे, जबकि 2012 में 65 मुसलमानों ने जीत दर्ज की थी। 2017 में बीएसपी ने 99 मुसलमानों को उतारा और सिर्फ 5 जीते, जबकि 2012 में बीएसपी के 85 में से 16 मुसलमान उम्मीदवार जीत गए थे। 2017 में समाजवादी पार्टी के 57 मुसलमान उम्मीदवारों में से 17 जीते, जबकि 2012 में समाजवादी के 78 मुस्लिम उम्मीदवारों में 43 जीत गए। वहीं 2017 में कांग्रेस के 22 मुस्लिम उम्मीदवारों में 2 जीते, जबकि 2012 में कांग्रेस के 62 मुस्लिम उम्मीदवारों में 4 जीते थे। इन आंकड़ों से साफ है कि हिंदू वोटों का गणित योगी आदित्यनाथ की राजनीति के लिए फायदेमंद है। योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान शब्द तलाश कर हिंदू वोटों की राजनीति में बड़ा खेल खेल दिया। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था। भाजपा कह रही है कांग्रेस का अस्तित्व, वो देखा जाएगा किसका अस्तित्व है।
मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? तोड़ दो इन जंजीरों को। मुस्लिम तुष्टीकरण पर चोट बीजेपी का आजमाया हुआ नुस्खा है। 2022 के यूपी चुनाव का वार्म अप भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी फॉर्मूले से कर रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल डिक्शनरी से अब्बा जान शब्द को निकालकर ट्रेंडिंग बना दिया है। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। अब्बा जान वाली पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ ने पंचायत आज तक कार्यक्रम से शुरू की और फिर मौके दर मौके इसे अपने बयानों का हिस्सा बना रहे हैं। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। कोविड के दौरान कोरोना से भी मौत हुई है, नॉन कोरोना से भी मौत हुई है, दोनों प्रकार की मौतें हुई हैं। आप इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा, ये कह देना कि ये पहली बार हो रहा है, गंगा में प्रवाहित कर दिया या फलानी नदी में प्रवाहित कर दिया है, मुझे लगता है कि वास्तविकता को झुठलाने जैसा है। मैं क्या कर रहा हूं, उनके अब्बाजान तो ले चुके हैं, वो तो ले ही चुके हैं वैक्सीन, और मुझे लगता है ये वैक्सीन तो देश के नागरिकों का सुरक्षा कवच है इस महामारी से। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ 28 लाख लोगों को अब तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन दी जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ के बयान की सियासी मार बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर चोट नहीं, ये हिंदू वोटों में विपक्षी दलों की घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ एक हथियार भी है। मायावती ब्राह्मण वोटों का दलित वोटों के साथ गठजोड़ करके अपनी पुरानी राजनीति कर रही हैं। अखिलेश भगवान परशुराम के बहाने ब्राह्मणों पर डोरे डालने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी वाड्रा हनुमान दर्शन से यूपी प्रचार पर निकल रही हैं और आम आदमी पार्टी भी अयोध्या की भावनाओं में खुद को जोड़ती दिख रही है। लेकिन इस राजनीति पर योगी बेहद सतर्क नजर आते हैं। बार बार राजनीति के पुराने पन्ने पलटना उन्हें 2022 के चुनाव का सार्थक अभियान नजर आ रहा है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? योगी की छवि पहले से हिंदू वोटों को एकजुट करने वाली रही है। अब अब्बाजान वाली पॉलिटिक्स का उनका ये दांव विपक्ष पर बहुत हार्ड है। मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ एक चीज नहीं, सिर्फ राशन की बात नहीं है, चाहे राशन हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, हर चीज में सबको बराबर का संभाग मिला है। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है। हालांकि यूपी में मुसलमानों के नए नेता बनने की कोशिश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के तुष्टीकरण के दावे को चुनौती दी है। ओवैसी के मुताबिक मुसलमानों का तुष्टीकरण कहां हो रहा है, वो तो सबसे पिछड़े हैं। अब किसका तुष्टीकरण हुआ बताइए मुझे। आज मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट तो हाईएस्ट है वहां पर। आज अगर मुसलमानों का आप एरिया देखोगे तो स्कूल और कॉलेजेस वहां पे है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक ग्रांट देती है माइनॉरिटी के लिए 16,02,700 का, तो योगी जी इस्तेमाल कितना करते हैं? 1,06,200। क्यों भाई ऐसा? उत्तर प्रदेश 2014 से ही मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा रहा, तो इसकी वजह हिंदू वोटों का एक तरफा उसके पक्ष में होना है। एक बार फिर सारा खेल उसी हिंदू वोटों के आसपास खेला जाने लगा है। 2017 में शमशान कब्रिस्तान पर भेदभाव की बीजेपी की चुनावी पिच ने उसे बम्पर सफलता दिलाई थी। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
यूपी की राजनीति के बाद गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं। नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की कमान संभाल ली है। भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी से वहां एक बार फिर पाटीदार समुदाय का सीएम बन गया है। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने में बीजेपी की हाईकमान वाली राजनीति का स्टैंप भी लगा है। बीजेपी ने हाल ही में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला है। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने बीजेपी शासित 3 राज्य जहां बीते 3 महीनों में मुख्यमंत्री बदले हैं। नामे सौगंध लऊं छू के पुष्कर सिंह धामी ने तो सिर्फ 4 महीने सीएम रहे तीरथ सिंह रावत की जगह ली है। और इस तरह बीजेपी ने 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदल डाले। माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय CR पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। बीजेपी के इस मुख्यमंत्री बदल डालो राजनीति के पीछे क्या है? बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्यों अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रहा है, खासकर उस गुजरात में जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं? वहां नए मुख्यमंत्री का ये दांव क्यों है? बीते 5 साल से मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी जैन समुदाय से आते हैं और इसे लेकर गुजरात का ताकतवर पटेल पाटीदार समुदाय बीजेपी से छिटक रहा था। विजय रूपाणी आनंदीबेन पटेल की जगह सीएम बने थे और इससे पटेल कैंप खिन्न था। अब कड़वा पटेल समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह पटेल की ताजपोशी कर बीजेपी ने इस नाराजगी से निपटने की कोशिश की है। विजय रूपाणी के नेतृत्व में 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी की सीटें 3 अंकों तक नहीं पहुंच सकी। इसके पहले 1990 में ही गुजरात में बीजेपी की 100 से कम सीटें थीं। 5 साल तक सरकार चलाने के बावजूद विजय रूपाणी ताकतवर और प्रभावी नेता की छवि नहीं बना सके। गुजरात कोविड से बुरी तरह प्रभावित होने वाले राज्यों में रहा। हाईकोर्ट तक ने रूपाणी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया था। विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की वजह साफ है, लेकिन क्यों पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को सत्ता दी गई? लंबे समय से सीएम बनने की आस रखने वाले नितिन पटेल फिर क्यों पीछे रह गए? क्या राज्य की राजनीति का समीकरण उन पर भारी पड़ा? क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने हिसाब से ही गुजरात को कंट्रोल करना चाहता है? अब सवाल ये भी है, क्योंकि कैबिनेट में कई सारे बदलाव होने हैं, तो वैसे में 2 पाटीदार यानी मुख्यमंत्री पाटीदार और डिप्टी सीएम पाटीदार, ये कॉम्बिनेशन क्या चलेगा, ये भी सवाल है। तो हो सकता है कि नितिन पटेल को डिप्टी सीएम ना भी बनाए। सीनियरिटी है, कहीं ना कहीं नितिन पटेल को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। इस तरीके की भी बातें जो सीनियर है वो कहते हैं। भूपेंद्र पटेल के कामकाज को परखा जाना अभी बाकी है। ऐसे में गुजरात पर बीजेपी का ये दांव बड़ा है। अहमदाबाद से गोपी घागर के साथ आज तक ब्यूरो। कोविड वैक्सीनेशन में आज देश ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। देश ने आज कुल वैक्सीनेशन में 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आज ही 75 लाख से अधिक वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई है। भारत ने पहले 10 करोड़ डोज लगाने में 85 दिन लगाए थे, लेकिन अब लगातार तेज वैक्सीनेशन हो रहा है। 50 करोड़ डोज का आंकड़ा 6 अगस्त को भारत ने हासिल किया था। 7 सितंबर को 70 करोड़ डोज हुए और आज 75 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। 75 करोड़ वैक्सीनेशन आज देश में हो चुके हैं। क्या आपको ये लगता है कि पूरा अडल्ट पॉपुलेशन इस साल के एंड तक कंप्लीटली वैक्सीनेट हो जाएगा? आज जो 75 करोड़ वैक्सीनेशन कवरेज देश में हो गया है, वो देश की अडल्ट पॉपुलेशन का 60% कवरेज भी दर्शाता है। ये भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की एक छोटी ट्रिब्यूट है देश ने जो पेश करी है, अचीवमेंट करके अपनी कैपेसिटी दिखाई है, अपना रिजॉल्व दिखाया। और ये वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो तेज़ हुई भी है और भी तेज़ होगी, और उस तरफ हमें उस रिजॉल्व की तरफ लेके जाता है कि अपनी पॉपुलेशन को हमने इस महामारी से बचाना है और वैक्सीनेशन का कवरेज जल्दी से जल्दी जो भी हमारे वयस्क हैं, जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है, उन तक पहुंचाना है। मेरी विनती ये है कि इसके साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ सब जुड़ें। किसी को वहम, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए वैक्सीन के बारे में। हमारे वैक्सीन सेफ हैं,
इफ़ेक्टिव हैं। इसके साथ साथ अभी भी महामारी चल रही है, सेकेंड वेव भी चल रही है। आगे जो फेस्टिवल्स का, उत्सवों का सीज़न आएगा, उसमें जब भीड़ में आते हैं हो सकता है कि वायरस अपना प्रकोप ज़्यादा दिखाए। तो अभी से ही हमारा रिजॉल्व होना चाहिए कि हम मास्क पहनेंगे, डिस्टेंस रखेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, घर में ही उत्सव मनाएंगे। 75 करोड़ डोजेज हो चुके हैं। एक वक्त को ऐसा भी लगता था कि क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा, लेकिन अब तेजी से हम उस ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ज्यादातर रिसर्च एजेंसियों ने भारत की विकास दर के अनुमान घटाकर सिंगल डिजिट में कर दिए थे, लेकिन अनलॉक से शुरू हुई रिकवरी की तेज रफ्तार एक बार फिर देश की विकास दर के अनुमानों को बढ़ाने का दम भर रही है। NCAER ने 2021-22 के लिए 10% का अनुमान जाहिर करके इसकी शुरुआत की है। नौकरियां खोजने वाले लोगों के साथ ही बिक्री बढ़ने का इंतजार कर रहे व्यापारियों के लिए गुड न्यूज आई है। कोरोना की दूसरी लहर के असर से इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को डबल से सिंगल डिजिट में करने वाली खबरों के आने का सिलसिला अब थम गया है। अब फिर से रिसर्च एजेंसियां अपने अनुमानों में सुधार करने लग सकती हैं। इसकी शुरुआत हुई है इकोनॉमिक थिंक टैंक NCAER से, जिसने 2021-22 के लिए देश की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर फिर से दोहरे अंकों में यानी 10% कर दिया है। इस बढ़ोतरी के पीछे बड़ी वजह है अब सप्लाई सामान्य होने लगी है, साथ ही पारंपरिक और संपर्क सेवाओं में मांग बढ़ी है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के दौर की बेहद महत्वपूर्ण कसौटी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो गई है। ऐसे में इस साल अगर ये अनुमान सटीक बैठे तो फिर रिकवरी के रथ पर सवार अर्थव्यवस्था की बदौलत नौकरियों की झमाझम बरसात होगी। नौकरी पेशा जब सैलरी मिलने पर खर्च बढ़ाएंगे तो फिर दुकानदारों का माल बिकेगा, यानी फैक्ट्रियों में ज्यादा उत्पादन होगा, जिससे हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल कायम हो जाएगा। इस वर्ष यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम अर्थव्यवस्था में 10% से अधिक की वृद्धि जरूर पा सकेंगे, क्योंकि पहली तिमाही में जो अप्रैल से जून की तिमाही है, इसमें ऑलरेडी 20% की ग्रोथ हासिल की जा चुकी है और आने वाले समय में इस ग्रोथ को अगर कायम रखा जाएगा तो डेफिनेटली ये हम अर्थव्यवस्था में अच्छी तरक्की कर सकेंगे। इस साल के लिहाज से तो मामला पटरी पर लौटता नजर आ रहा है, लेकिन असली चुनौती इस तेजी को कायम रखने की होगी। NCAER के मुताबिक आने वाले बरसों में 7 से 8% की विकास दर को बनाए रखने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। साथ ही इस साल 10% विकास दर हासिल करने के बावजूद प्री कोविड लेवल यानी 2019-20 के मुकाबले GDP के आकार में मामूली इजाफा होगा। फिलहाल तो पहला टारगेट है कि कोविड-19 के असर से अर्थव्यवस्था को उभारा जाए। इसमें सबसे बड़ा रोल वैक्सीनेशन का है। NCAER का मानना है कि कोई भी देश टीकाकरण के दम पर अपनी विकास दर को सुधार सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साफ किया है कि इकोनॉमी का आगे का प्रदर्शन टीकाकरण की चाल तय करेगी, जो फिलहाल खासी तेज नजर आ रही है। अब आगे टीकाकरण कैसा रहता है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। साथ ही अप्रैल-जून तिमाही में 20% से ज्यादा विकास दर हासिल करके 2021-22 की ग्रोथ के लिए मजबूत बुनियाद तैयार हो गई है। अब इस नींव पर गगनचुंबी इमारत जैसी इकोनॉमी का निर्माण करने से ही डबल डिजिट ग्रोथ का सपना साकार हो सकता है। आदित्य के राणा, आज तक। जुलाई सितंबर में आर्थिक रफ्तार बढ़ने की बड़ी वजह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जोरदार प्रदर्शन है। फिक्की ने एक सर्वे में दावा किया है कि मौजूदा तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में जबरदस्त सुधार हुआ है, लेकिन बढ़ती लागत को इस सर्वे ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बड़ी परेशानी भी बताया। देश में रोजगार मुहैया कराने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे आगे रहता है। यहाँ रोजगार मिलने से लोगों के पास खर्च करने के लिए रकम होती है, जो खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाती रहती है।
साथ ही जीडीपी में भी मैन्युफैक्चरिंग का काफी बड़ा योगदान है और इन सभी वजहों के चलते मैन्युफैक्चरिंग को देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन करार दिया गया है। कोरोना काल में लागू हुए लॉकडाउन ने इस बैकबोन को बेहद नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके मैजिक को फिर से कायम करने के लिए सरकार ने राहत पैकेज की सबसे तगड़ी खुराक मैन्युफैक्चरिंग को दी थी। इसके असर से मैन्युफैक्चरिंग की सेहत में जो सुधार हुआ, उसका नतीजा इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की के एक सर्वे में सामने आया। फिक्की के मुताबिक मौजूदा तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में जबरदस्त सुधार हुआ है। सर्वे में 300 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की राय शामिल की गई है। मैन्युफैक्चरिंग के जानकारों का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई समेत तमाम इंडिकेटर्स ग्रोथ की गवाही दे रहे हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस तिमाही में कारोबार और उत्पादन की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। फिक्की के सर्वे के मुताबिक क्षमता के कम इस्तेमाल, ट्रांसपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी और दूसरे लॉजिस्टिक खर्चों सहित कच्चे माल, बिजली की लागत में बढ़ोतरी और ऊंची ब्याज दरों की वजह से भी कुल लागत बढ़ी है। वहीं अगर निर्यात के पैमाने पर सुधार के संकेतों की बात करें तो सर्वे ने मिली जुली बातें कही हैं। सर्वे में शामिल 58% मैन्युफैक्चरर्स ने दूसरी तिमाही में निर्यात में सुधार होने की उम्मीद जताई है। वहीं 68% का कहना था कि वो अगले 3 महीनों के दौरान अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करेंगे। वैसे इस बीच एक दिलचस्प रिपोर्ट PHDCCI की भी आई है। इसमें कहा गया है कि 9 क्षेत्रों के 75 उत्पादों को बढ़ावा देकर $750 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल हो सकता है। गवर्नमेंट को जो अभी 9 टारगेट एरिया उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें 75 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बी प्रोडक्ट्स को भी शामिल करना चाहिए। इससे 2 फायदे मिलेंगे। एक तो फायदा मिलेगा कि एक्सपोर्ट का तो बेनिफिट मिलेगा। बी कीपिंग से काफी बड़ा रोजगार पैदा होता है और बी कीपिंग से पोलिनेशन भी बहुत होती है। तो इससे एक्सपोर्ट में तो बेनिफिट मिलेगा। हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी इससे रेडी कर सकते हैं। यानी गुंजाइश हर जगह है, लेकिन इसके लिए साफ और सरल नीतियों को लागू करना जरूरी है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से भी बचे रहने की जरूरत है, जिससे इकोनॉमी का पहिया नई रफ्तार को हासिल करने में कामयाब हो जाए। आदित्य किराणा, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।